वाले हैं फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन पढ़ाने से पहले या फिर शुरू करने से पहले मेरा एक बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों से कि ये बताओ, जो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यानी कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है तुम्हारा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? देखो, हमारे पास ओवरऑल जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी फिजिक्स में फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, वो दो तरीके के होंगे। या तो तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कौन सा होगा? या तो तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा या फिर तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो अब ये मुझको जानना है कि बताओ, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो कमेंट बॉक्स में बताओ ये कैसा फोर्स है। बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स जो है तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? पंकज, जेके, कैसा फोर्स है? तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, देखो पहले तो ये जानो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। देखो, कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होते हैं जो कि टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ एनर्जी का लॉस नहीं होता। मान लो तुम किसी पे भी फोर्स लगा रहे हो, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर कहीं पे भी तुम फोर्स लगा रहे हो, वहां पे किसी तरीके का लॉस ना होना, ठीक है, कोई भी लॉस ना होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर तुम कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन, कहीं पे भी कोई भी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अगर वहां पे किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है, लाइक एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, या फिर कैसा भी लॉस हो रहा है, मैक्सिमम एनर्जी का ही लॉस होता है, ठीक है, और उसकी वजह से फोर्स धीरे हो जाता है, यानी कि फोर्स उस पर लगना कम हो जाता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर एक गाड़ी खड़ी है, मान लो ये बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉक्स है, इसको अगर आप इसको बांध के रस्सी से खींच रहे हो, तो जब आप इसको रस्सी से बांध के खींचोगे तो पहले तो ये बॉक्स तेजी से चलेगा, फिर आप जैसे इसको खींचते चले जाओगे, ये बॉक्स क्या होगा? इसकी स्पीड स्लो होती चली जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई बात? तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है? आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई बात? चलो, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये फ्रिक्शन आता क्यों है, ठीक है, कि हमारी रियल लाइफ में जब भी हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे देखोगे एक थोड़ा सा मतलब क्यों फ्रिक्शन आता है, हम क्यों चल पाते हैं, ठीक है, क्यों कोई चीज आगे बढ़ पाती है, तो किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब आओ हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन आता क्यों है। हमारी ये जो लाइफ है, ठीक है, जब भी हम कहीं चलते हैं, जब भी हम कोई चीज मूव कराते हैं, तो फ्रिक्शन आता क्यों है, ठीक है। चलो, तो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखते हैं फ्रिक्शन क्यों आता है। तो देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक बॉक्स था, ठीक है, ये जो है तुम्हारा एक बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है? इस पे रखा हुआ है, ठीक है। देखो, ये जो तुम्हारा बॉक्स है, ये क्या है? इस पे रखा हुआ है। जब ये बॉक्स इस पे रखा हुआ है और तुम इसको क्या किए, इधर से फोर्स लगाना इस बॉक्स पे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इस बॉक्स पे जब तुम इस साइड से फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो, तो ये बॉक्स क्या होता है? मूव करने लगता है, ठीक है, ये बॉक्स क्या होगा? आगे मूव करेगा। देखो, सिंपल सी बात है कि ये जो डिब्बा है, ठीक है, ये जो तुम्हारा डिब्बा था, एक मिनट, देखो, ये जो तुम्हारा डिब्बा था, ये वाला डिब्बा देख रहे हो ना, ये जो डिब्बा यहाँ पे रखा था, इस डिब्बे और इस सरफेस, यानी कि ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है, उसके बीच अगर हम इसको जूम करके तो यहाँ पे क्या होगा? एक तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोवेलेंट, ये बॉन्ड कैसा होता है तुम्हारा? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इसका कैसा फॉर्म होता है? कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इस कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ये डिब्बा इस सरफेस से लगभग चिपक जाता है, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आपका एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, तो इस वजह से जैसे ही तुम इस पर धक्का देते हो, यानी कि जैसे ही तुम इस पर फोर्स लगाते हो, ये डिब्बा आगे बढ़ता है और ये बॉन्ड तुम्हारा क्या होता है? टूट जाता है। तो जो फ्रिक्शन आने का मेन रीजन है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में तुम्हारा कौन सा बॉन्ड आ जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और उसी बॉन्ड के कारण तुम्हारा क्या आता है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये तो समझ गया कि ठीक है कि लाइफ में, नेचर में एक फोर्स होता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। वो कैसा फोर्स होता है? तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो अब किस किस तरीके से कौन कौन सी बॉडी आगे मूव करती है और उसके मूव करने से कैसा फोर्स आता है, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स। अच्छा, वंडरवॉल फोर्स बताना है, ठीक है, वो भी बता दूंगा मैं। पहले ये फ्रिक्शन कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में मैं तुमको एक टाइम दूंगा, 10 मिनट का टाइम हमारी क्लास में रहता है, उसमें जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, वंडरवॉल फोर्सेस वैसे ये तुम्हारा आता है केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है, ठीक है, तो वहां पे ये चीज रहता है और इसको फिजिक्स में भी कई कई जगह पे हम लोग यूज करते हैं। तो अभी मैं वंडरवॉल फोर्स लास्ट में बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा क्या होता है, ठीक है। चलो, तो देखो, फ्रिक्शनल फोर्स आता कब कब है। देखो,
पहले जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या चीज होती है कि सपोज यहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है, देखो ये एक क्या रखा हुआ है, डिब्बा, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, इस पे फोर्स लगाए जा रहे हो, तुम इस पे इधर से फोर्स लगाए जा रहे हो, फोर्स लगाए जा रहे हो, लेकिन इस डिब्बे में कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, इस डिब्बे में कोई मोशन नहीं हो रहा। तो जब कोई भी मोशन नहीं होता तुम्हारे फोर्स लगाने से, तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन होता है ना, इस डिब्बे और इस सरफेस के बीच में ये जो फ्रिक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो अब फिर उसके बाद आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई चीज किसी भी सरफेस पे स्लाइड करती है, यानी कि मूव करती रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये इस सरफेस पे क्या कर रहा है कि भैया बहुत आराम से ये मूव कर जा रहा है, ठीक है। इसको कई कई बार हम लोग काइनेटिक से भी रिलेट करते हैं कि कोई चीज हमेशा यहाँ पे क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मोशन में हमारा कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो इतनी चीजें तो हो गई। अब देखो लोग अक्सर बॉल्स खेलते होंगे, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे लिए फुटबॉल खेलते हैं लोग, ठीक है, कई चीज खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, या तुम्हारी जब कार चलती है तो उसका पहिया भी कैसे रोटेट करता है, इसी तरीके से जब कार चलती है तो ये कार का क्या है, पहिया है, ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो जैसे देखो ये बॉल हो गई, ठीक है, ये बॉल का क्या हो गया, जब भी तुम्हारा बॉल का रोटेशन इधर हो रहा है, यानी कि बॉल इस पे क्या कर रही है, रोल कर रही है, ये मोशन कैसा है, रोल कर रहा है। तो ऐसे रोल जब मोशन करता रहता है, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल होता रहता है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। चलो अब एक चीज ये बताओ कि ये जो फ्रिक्शन लगता है ये कहाँ पे लगता है, ठीक है। ये मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है। तो हमेशा एक चीज देखोगे कि ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा क्या है, सरफेस, ठीक है। तो देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट और सरफेस के जहां पे कांटेक्ट होता है, कहां पे, जहां पे ऑब्जेक्ट और सरफेस का कांटेक्ट होता है, वहीं पे क्या तुम्हारा एक्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कहां पे फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लगता है, कांटेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट और सरफेस का कांटेक्ट होता है वहीं पे तुम्हारा क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे कि इसमें देखो, इस वाले में यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और ये क्या था, तुम्हारा सरफेस, इसका कांटेक्ट एरिया देखो यहीं पे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया था उसी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बना, और उसी कोवेलेंट बॉन्ड के कारण यहाँ पे कैसा फोर्स आया, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। उसी कोवेलेंट बॉन्ड के कारण यहाँ पे कौन सा फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें देखो मैंने तुमको ये बता दिया कि कौन कौन सा हम लोग होता है। अक्सर देखो तीन तरीके के मोशन तुम्हारे पास होते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया कोई मोशन ही नहीं होगा, दूसरा हो गया तुम्हारे पास स्लाइडिंग मोशन, तो जब कोई मोशन नहीं होगा तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जब स्लाइड होगा तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और जब रोल होगा तो वहां पे क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आगे बढ़ोगे कि अच्छा, अब देखो जैसे ही आगे बढ़ोगे वैसे हम लोग एक चीज देखते हैं, हाँ हाँ, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बहुत बढ़िया सीखे, ठीक है। चलो अब जैसे ही इसमें आगे बढ़ोगे, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन आखिर लगता क्यों है। एक रीजन तो तुम्हें पता चल गया कि सरफेस और तुम्हारा ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब ये हम लोग कह रहे हैं कि फ्रिक्शन बढ़ेगा कैसे। मान लो जैसे मैं हूं, ठीक है, एक तरफ तुम हो, मेरा वेट ज्यादा है, तुम्हारा वेट कम है, तो मुझे धक्का देने में ज्यादा तुमको, मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन रहेगा वो मुझे धक्का देगा तो वो क्या करेगा, उसको ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हो तुमको उसको कम धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्सेस, जो वो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स वेरी कर गया। तो अब आओ यही देखते हैं कि वो फोर्स वेरी करता क्यों है, ठीक है। चलो देखो इसको मैं तुमको इसकी हेल्प से समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने तीन ऑब्जेक्ट लिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। मैंने यहाँ पे तुमको तीन केस लिए हैं, ठीक है, और ये तीनों केसेस के हिसाब से तुमको समझाना चाहूंगा कि जो फ्रिक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन हमारा वेरी करता है, वो किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। चलो तो देखो केस नंबर 1 की बात करते हैं, तो इसमें केवल एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितना ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इसका देखो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, नॉर्मल फोर्स n ऊपर लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन से इस साइड खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट था, सिंगल ऑब्जेक्ट था, जिसका कि ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, और इसको एक फोर्सेस से इधर खींचा जा रहा है। फिर उसके बाद केस नंबर, जैसे ही तुम 2 में आओगे, केस नंबर 2 में आओ, देखो एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा ही हुआ था, यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जैसे ही तुम इसमें एक और ऑब्जेक्ट रखे, इसका नॉर्मल बढ़ गया। भैया अगर एक का तुम्हारा 4 था तो 2 का कितना हो गया, 8 हो गया, तो यानी कि इसका नॉर्मल फोर्स बढ़ गया। वैसे ही थर्ड में आओ, तो इसमें एक था, इसमें 2 था, अब इसमें हमने एक और रख दिया।
जैसे ही तुमने इस पे एक और रखा, इसका नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन और बढ़ गया, यानी कि 4 न्यूटन जितना भी बढ़ रहा है उतना बढ़ गया। तो जैसे ही इसका फोर्स यहाँ पे बढ़ा, तो देखो जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो वैसे ही इसका नॉर्मल फोर्स क्या कर गया और बढ़ गया। तो जैसे जैसे देखो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 12 था। तो जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट बढ़ाते जा रहे हो नॉर्मल फोर्स तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे तुम्हारा नॉर्मल फोर्स बढ़ रहा है वैसे ही भैया यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से तुम खींच रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, जिस फोर्स से तुम खींच रहे हो वो फोर्स तुम्हारा बढ़ गया। यहाँ तुमको 2 लगाना पड़ रहा है, यहाँ 4 लगाना पड़ रहा है और यहाँ पे 6 लगाना पड़ रहा है। समझ में आ गई बात? तो अच्छा देखो ये फोर्सेस क्यों वेरी किया, यानी कि ऑब्जेक्ट बढ़ाने से फोर्स इस वजह से वेरी कर गया क्योंकि ये जो सरफेस था ना, इनके बीच में ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था, सॉरी इनके बीच में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था यहाँ पे, ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जा रहा है किस वजह से, जैसे जैसे तुम इसका नॉर्मल बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज निकल के आई, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एफ आर, ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ, इसको देख लेना। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मल फोर्सेस के। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो तुम्हारा होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। उसी कारण से देखो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो ठीक है, तो एक क्या आएगा, फ्रिक्शनल यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और उसी फ्रिक्शनल कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। ये जो फ्रिक्शनल कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आता है फ्रिक्शन का, जो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बन गया, F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, जो कि अच्छा अब ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये तुम्हारे पूरे के पूरे फ्रिक्शन में यूज होगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे फ्रिक्शन में इसी फॉर्मूले से सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। बस तुमको क्या जानना रहेगा, ये नॉर्मल जानना रहेगा और ये म्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब इसमें देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तुम्हारा है म्यू एस और एक तुम्हारा है म्यू के, दिख रहा है, यानी कि एक तुम्हारा है म्यू एस और एक तुम्हारा है म्यू के, यानी कि दो तरीके का इसमें क्या है तुम्हारा फ्रिक्शन कांस्टेंट है। एक तुम्हारा फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या है, म्यू के, और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू एस। तो अब आओ ये समझते हैं कि सर दो कांस्टेंट कैसे आया। ठीक है, एक म्यू एस कैसे आया और एक म्यू के कैसे आया। हाँ, इंक्रीज विद द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जेके, बहुत बढ़िया। ठीक है, हेलो श्याम, हेलो। तो ये समझ में आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। चलो भैया, अब जैसे ही देखो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे मैंने तुमको थोड़ी सी थ्योरी दे दी है कि अगर किसी को फ्रिक्शन की थ्योरी पढ़ना हो, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और उसके कितने टाइप होते हैं, तो वो यहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकता है। तो बाकी यही चीजें मैंने तुमको पीछे समझाई थी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दो चीज है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, और एक स्टैटिक हो गया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये स्टैटिक क्या होता है और ये काइनेटिक क्या होता है। बाकी तुम फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला ये जो अभी मैंने तुमको दिया इसको तुम बहुत अच्छे से नोट करके रख लो। फॉर्मूला मैंने क्या दिया, ये वाला F, ठीक है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फिर उसके जैसे यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन होगा ये इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू एन। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे म्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखते हैं भैया फ्रिक्शन कितने तरीके का होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या फ्रिक्शन कितने तरीके का होता है। देखो प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे दो तरीके के फ्रिक्शन की बात की गई, कौन कौन सा, एक काइनेटिक और दूसरा कौन सा, स्टैटिक। ठीक है, तो तुम्हारे पास फ्रिक्शन कितने तरीके के अभी तुमने देखा, एक काइनेटिक और दूसरा क्या देखा, स्टैटिक। अब आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। ठीक है, चलो इतना सब कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दो कि सर सब क्लियर है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। चलिए इतना सब कुछ सही है, सबको समझ में आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। सबको समझ में आया, जेके, श्याम, पंकज, विधि, चलो आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने के लिए। क्या टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कितने टाइप हैं, ठीक है, उन टाइप्स में फ्रिक्शन किस किस तरीके से बिहेव करता है। तो जो सबसे पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है मैं तुमको ये बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर उसका जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक
फ्रिक्शन, ठीक है। तो मोटा मोटा फ्रिक्शन तुम्हारे पास दो टाइप के है, ठीक है। एक टाइप और आता है, उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद समझाना चाहूंगा, ठीक है। पहले ये दोनों समझ लो, उसके बाद मैं तुमको थर्ड वाला भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मोटे मोटे दो टाइप के आ गए, कौन कौन से, एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया और दूसरा क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब भैया ये वाली तुम पिक्चर देखने की कोशिश करो, ठीक है। देखो जब इस वाली पिक्चर को इसमें देख रहे हो तो देखो यहाँ पे एक सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस है और ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो इस सरफेस पे जब हम इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं, इस सरफेस पे देखो इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं और इसको क्या कर रहे हैं कि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट पे इधर से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। भैया जब इस ऑब्जेक्ट पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये खिसका ही नहीं, ये मूव ही नहीं किया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, नो मोशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नो मोशन, ठीक है। अब जब ये भैया कुछ मूव ही नहीं किया, इसमें कोई मोशन नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। मोशन, अगर तुम किसी को धक्का दे रहे हो, मान लो तुम्हारा एक कोई दोस्त खड़ा है, तुम पीछे से आकर उसको धक्का दे रहे हो, वो मूव ही नहीं किया, ठीक है। मूव नहीं किया तो उसके पैरों के नीचे वो क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई फोर्स है, ठीक है, कोई फोर्स है, इसी वजह से तो वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है। तो जो उसके पैरों के नीचे फोर्स काम करता है ना, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। और जब वो मूव नहीं किया, ठीक है, अगर मूव कर गया होता, ठीक है, तब तो बात अलग होती। अब मूव नहीं किया तो वो कौन से टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब तुम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, बट उसमें किसी भी तरीके का मोशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात, क्लियर है, चीजें क्लियर है। देखो समझ रहे हो, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन पे चलें, चलिए आप आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो देखो हम बात यहीं से करते हैं कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट था और तुम यहाँ पे ये हो, ठीक है, यहाँ पे ये जेके है और ये एक ऑब्जेक्ट है, वो इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है, उसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ा। उसने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं आगे बढ़ा। उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खिसक गया। ऑब्जेक्ट किस में आ गया, तुम्हारा मोशन में। ऑब्जेक्ट जैसे ही मोशन में आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जैसे ही मोशन में आता है, अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा घिसाई होगी, यानी कि हल्का सा ऑब्जेक्ट इसको रफ करते हुए, यानी कि सरफेस को ऐसे रफ करते हुए बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे रफ कर रहा है सरफेस को, वही वाला फ्रिक्शन कौन सा होता है, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब जो तुम्हारा फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है और उस पर फोर्स अप्लाई करते रहते हो और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, कोई भी मोशन नहीं होता, वो कौन सा होता है, तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। काइनेटिक और स्टैटिक में तुम्हारा डिफरेंस समझ में आया, कंफ्यूज नहीं हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो। अब देखो थर्ड तुम्हारा आता है, जो तुम्हारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है, फ्रिक्शन में जो तुम्हारा थर्ड टॉपिक है वो तुम्हारा कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे तुमको कितने तरीके के बताए, 3 तरीके के फ्रिक्शन बताए। कौन कौन सा, पहला काइनेटिक बता दिया, फिर उसके बाद तुमको स्टैटिक बता दिया, अब तुम्हारा कौन सा आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा देखो थोड़ा सा नाम से ही समझने की कोशिश करो, लिमिटिंग यानी कि लिमिट हो जाना। अब जैसे तुम किसी के सामने, कोई तुमको आगे बहुत परेशान करता रहे, पहले तो तुम उसको कंट्रोल करोगे कि चलो ठीक है यार, 2 बार बोल के 3 बार बोल के निकल जाएगा। लेकिन एक समय के बाद तुम्हारी लिमिट रीच हो जाती है और तुम उसको उठते और खींच के थप्पड़ मार देते हो तो भगा देते हो। समझ में आ गई बात। तो यानी कि वो लिमिट रीच हो जाना, ठीक है। देखो अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रिक्शन के टर्म में। देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा था और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। अब तुम इस पे तुम फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो, फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो, पहले तुमने 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, तुम ऐसे ऐसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। इसमें भी देखो जैसे यहाँ पे है कि पहले तो ऑब्जेक्ट किस पे था, एट अ रेस्ट पे था, फिर उसके बाद तुमने क्या किया, इसमें फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, फिर तुमने 1 न्यूटन किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, ठीक है। मतलब ऐसे धीरे धीरे तुमने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जहां पे वो जस्ट फ्रिक्शन जिसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, यानी कि वो फ्रिक्शनल फोर्स, वो पॉइंट ऑफ हाइट जिसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए। जिसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट जस्ट मोशन में आता है, ठीक है, क्या होता है, जस्ट मोशन में आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, जस्ट मोशन में। अब जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, ठीक है, ये ग्राफ मैं तुमको अभी समझाऊंगा तो फिर उसके बाद आके इस ग्राफ में मैं बता दूंगा। अभी तीनों का मैं तुमको ग्राफ बता दूंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को ग्राफ से कैसे देखें, स्टैटिक फ्रिक्शन को ग्राफ से कैसे देखें और काइनेटिक को कैसे ग्राफ से देखें। उसके बाद में तुम्हारा आके इसको वापस से मैं तुमको एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो वहां पे तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा।
वरना वो यही मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जैसे तुम्हारा एक ग्राफ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारी ये फोर्सेस दिए हैं, ये क्या है तुम्हारा फोर्स दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है तुम्हारा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसको समझाने की कोशिश की गई है। देखो चलो बात यहाँ पे करते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो जब तुम्हारा फोर्स भी जीरो था और तुम्हारा फ्रिक्शन भी क्या था, जीरो था, यानी कि फ्रिक्शन बहुत हाई था, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब बहुत ही ज्यादा, कोई यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब जैसे जैसे तुमने फोर्स बढ़ाना शुरू किया, फिर उसके बाद तुमने इसको जीरो से कहा तुम लेकर गए वन पे लेकर गए, तो अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे जो फ्रिक्शन है, यानी कि जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे तुम किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलने की कोशिश कर रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारा फोर्स बढ़ रहा है, और वैसे वैसे तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यही बोला गया, जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ये जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, फोर्स के साथ, यानी कि तुम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। देखो एक फिर उसके बाद एक पॉइंट आया जब तुमने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन का, ठीक है। इस पॉइंट पे भी जब तुम 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो भी बॉडी क्या थी, स्टैटिक ही थी। बस जैसे ही 3 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, यानी कि 0.000 समथिंग जैसे ही ज्यादा हुआ, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट किसमें आ गया, मोशन में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके साथ, नो मोशन में था, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, नो मोशन में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसमें आ गया, मोशन में, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो जब ऑब्जेक्ट नो मोशन में था तो इसी को हम लोग बोल दिए स्टैटिक फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट जैसे ही मोशन में आया इसको हम लोग बोल दिए काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए। तो ग्राफ समझ में आया कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आई, ठीक है। एक ये आया कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट स्टैटिक यही स्टैटिक जब एक समय के बाद बॉडी मूव कर जाएगी तो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है। और जो इन तीनों के बीच में ये जो बात होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो यहाँ मैंने तीनों चीज लिख दी है, ठीक है, कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है, काइनेटिक क्या होता है जब बॉडी मूविंग होती है। समझ में आ गई बात। तो इतनी चीजें समझ में आई, लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। तो एक बार बता दो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा एडवांस ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है जेके, श्याम, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़े। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे मैं तुमको इसके समझाने की कोशिश करता हूँ, जो इसका ओरिजिनल ग्राफ होता है जो अक्सर तुम्हारे एग्जाम्स में दिया जाता है, जो एग्जामिनर्स यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब इस ग्राफ में फोकस करो, यहाँ पे जब तुम फोकस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे और तुम्हारा इधर फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो और फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब तुम गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब तुम गए तो ये तुम्हारा कैसा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तुम्हारा कैसा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हल्का सा नोटिस करो, यहाँ पे हल्का सा नोटिस करना, यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा फ्रिक्शन तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, दिख रहा है। फ्रिक्शन इस पॉइंट पे देखो बहुत ज्यादा हो गया। तो जो इस फ्रिक्शन इस पॉइंट पे ज्यादा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही तुम्हारी बॉडी मूव करना है, इस पॉइंट पे क्या होता है, बॉडी जस्ट मूव होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नो मूवमेंट, यहाँ पे क्या होता है, बॉडी जस्ट मूव करती है, ठीक है। और जब बॉडी मूव कर जाती है तो वहां पे ये जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, मूवमेंट के बाद यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई, तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये तीनों चीज समझ में आ गई हो, ग्राफ के हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया हो तो एक बार तुम मुझे बता दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों को एक कंफ्यूजन ये भी रहती है कि सर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों हो गया। तो देखो तुम खुद से ये चीज सोचो कि अगर एक कार खड़ी है, ठीक है, एक कार खड़ी है, तुम उसको धक्का मार रहे हो, ठीक है, जब कार स्टार्ट नहीं हुई रहती, जब तुम उसको धक्का मारते हो तो फोर्स तुम्हारा ज्यादा लगता है। बट एक बार जब कार चलना स्टार्ट हो जाती है तो जब तुम उसको धक्का मारते हो तो फोर्स तुम्हारा क्या होता है, कम हो जाता है। इसी वजह से जब एक बार काइनेटिक यानी कि जब एक बार तुम्हारी कार स्टार्ट हो गई तो जो तुम्हारा फोर्स था वो क्या होगा, धीरे 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 कम हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये चीज समझ में आया कि काइनेटिक क्यों ज्यादा होता है और स्टैटिक और लिमिटिंग क्यों ज्यादा होता है और काइनेटिक क्यों कम होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो मैंने तुमको 3 तरीके का फ्रिक्शन बताया, कौन कौन सा बताया,
एक बार आप लोग बताओगे, एक बार आप लोग बताने की कोशिश करो। तो देखो, 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताया हमने, कितने बताया, 3 टाइप, ठीक है। 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन हमने तुमको बताया। अब देखो 3 टाइप में पहला कौन सा था तुम्हारा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा कौन सा था तुम्हारा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और तीसरा कौन सा था तुम्हारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। अब देखो न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि न्यूमेरिकल अगर आ गया और उसमें देखो कई बार ऐसे तुमने न्यूमेरिकल में देखा होगा कि एक ब्लॉक रखा हुआ होता है, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ होता है और तुमको यहाँ पे 2 वैल्यूज दी रहती है, एक म्यू एस की दी रहती है और एक म्यू के की दी रहती है, ठीक है। यानी कि 2 वैल्यू दी रहती है, म्यू एस और म्यू के। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग म्यू एस की वैल्यू चूज करें या फिर म्यू के की वैल्यू चूज करें, ठीक है। तो देखो क्या होता है बच्चों, ये जो एस है, एस का मतलब होता है कि स्टैटिक, और ये जो के है उसका मतलब होता है काइनेटिक। तो जब भी स्टैटिक का जो फॉर्मूला बनता है हमारा, क्या बनता है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। अच्छा ये एन क्या है, ये एन तुम्हारा ये नॉर्मल फोर्स है जो इस ब्लॉक के लिए एक्ट हो रहा है, यानी कि जो ये ग्राउंड इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। और जो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कहाँ पे लगता रहता है, यहाँ पे। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा कहाँ लगता है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड। समझ में आ गई बात। चलो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया तुम्हारा स्टैटिक का फॉर्मूला। फिर उसके बाद बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, म्यू के इंटू एन। ये तुम्हारा कब लगेगा, जब काइनेटिक रहेगा। लिमिटिंग वैसे आता नहीं है बट लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू एल, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला तुम लेके एग्जाम में इसको क्वेश्चन करना। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। जेके समझ में आ गया, सब क्लियर है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ भैया, तुरंत क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अच्छा देखो, कई बार एक एग्जाम में ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब भी तुम ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे होगे तो वहां पे ये जो म्यू एस होता है ना, ये म्यू एस, इसकी वैल्यू तुम्हारी सपोज अगर दी है 0.3, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी दी रहती है 0.1 या फिर 0.2, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि ये म्यू के और ये म्यू एस नहीं लिखा होता, यानी कि म्यू के पास ये जो नोटेशंस है, ये जो म्यू के पास ये जो नोटेशन है, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ये वाली नोटेशन, कभी कभी ये नोटेशन नहीं लिखी होती है। तो जब नहीं लिखी होती है तो इनकी वैल्यूज दी होती हैं, क्या क्या दी होती हैं, 0.3, 0.1, 0.2 ऐसे दिया होता है। तो देखो जहां पे देखना, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो तुम्हारा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो तुम्हारा कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जो तुम्हारा म्यू एल दिया होता है, इसकी वैल्यू इन दोनों से ज्यादा दी जाएगी, यानी कि 0.5 समथिंग दे दी जाएगी। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो तुम्हारा कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। तो वैल्यू से भी चीजों को याद कर लो कि ये किसका कांस्टेंट दिया हुआ है। अच्छा फॉर्मूला फिर से बता दूं, ठीक है, वैल्यू से भी याद कर लो कि किसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, और अगर नोटेशन दिया है तब तो सही है। तो देखो जी कि इधर फॉर्मूले की बात क्लियर है। तो मैंने तुमको ये बताया कि तुमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक ब्लॉक है जो कि तुम्हारा एक किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं नॉर्मल, कि उस ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स क्या है। और नॉर्मल फोर्स कैसे आता है, सरफेस टू द ब्लॉक, ऐसे देख लेते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैंने फ्रिक्शन के लिए बताया तुमको, इस स्लाइड में मैंने इसको समझाया था ना, फ्रिक्शन तो नॉर्मल पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल होता है, कि जैसे जैसे तुम नॉर्मल बढ़ाते जाओगे तुम्हारा फ्रिक्शन क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ पे भी ऐसे तुमको समझाया था कि भैया एक ब्लॉक था, तुम इसको खिसका रहे थे तो फोर्स ज्यादा कम लग रहा था, फिर 2 कर दिए तो और ज्यादा हो गया, 3 कर दिए तो और ज्यादा हो गया, यानी कि जैसे जैसे तुम नॉर्मल बढ़ाते गए वैसे वैसे तुम्हारा फ्रिक्शन बढ़ता गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यू। समझ में आ गई बात, तो म्यू, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया कि जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला हो गया पूरा डेरिवेशन के साथ, वो क्या आ गया तुम्हारा फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स का, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। ये तो तुम्हारा मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स 3 तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग। तो मैंने ये बताया कई की बार एग्जाम में तुमको ऐसे डायरेक्ट दे देगा, म्यू एस की वैल्यू दे देगा, म्यू के की वैल्यू दे देगा, या फिर म्यू एल की वैल्यू।
कभी कभी ये वैल्यूज ना देकर, ठीक है, ये एस और के और एल ना लिख के ये तुमको डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो देखो जब ये वैल्यू देगा तो मैंने उसके लिए तुमको ये समझाया कि देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तुम्हारा काइनेटिक से ज्यादा होता है, फिर लिमिटिंग सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद काइनेटिक सबसे कम। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया कि जब भी तुम एग्जाम में वैल्यूज देखना और जिसकी वैल्यू तुम्हारी मतलब इस तरीके से होगी, ठीक है, ज्यादा होगी उसको तुम स्टैटिक लेना, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको काइनेटिक लेना, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी उसको तुम क्या लोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन लोगे। समझ में आ गई बात, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। और यहाँ पे म्यू एस, म्यू के और म्यू एल ये केवल नोटेशन है कांस्टेंट के, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो आगे बढ़ा जाए। जगह समझ में आ गया फॉर्मूला कि फिर से समझाने की जरूरत है? बताइए भैया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? ठीक, चलो क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन करके ही दिखा दो। लो एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता हूं, ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन ये मैं तुम लोग को दे रहा हूं और इसका तुम लोग सॉल्यूशन मुझे बता देना क्या होगा, ठीक है। ये तुम एक मिनट, एक चलो फाइंड काइनेटिक, सबसे फाइंड करो सबसे पहला, ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले तुम फाइंड करो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दूसरा फाइंड करना काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये दो चीज तुम मुझे फाइंड करके बताओ, ये क्वेश्चन है, ये दो चीज जल्दी जल्दी फाइंड करके सब लोग बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक ब्लॉक रखा गया है, ये देखो ये एक ब्लॉक रखा गया है, ये सरफेस है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है, 5 kg है, ठीक है, इस ब्लॉक का वेट कितना है तुम्हारा, 5 kg। और यहाँ पे जो म्यू एस की वैल्यू तुम्हारी दी है 0.3 दी है, और यहाँ म्यू के की वैल्यू कितनी दी है, 0.2। तो अब तुमको बताओ मुझे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा और तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, इसकी वैल्यू बताओ भैया। चलो जल्दी सॉल्व करो जेके, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ जेके, ठीक है, शिवम, पंकज, सब जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ। अरे कोई तो बताओ यार, कोई तो आंसर निकालो जल्दी, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के वैल्यू ही तो निकालनी है भैया। चलो चलो फिर मैं बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे आंसर और किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आंसर होगा और क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला लगाना है और इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन आओ तुमको लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या पूछा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ एफ फोर्स, ठीक है, तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स इधर इस साइड लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दो चीज तुमको फाइंड करने को दी है, एक तुम्हारा म्यू एस दिया है और एक तुम्हारा क्या दिया है, म्यू के, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इसका नॉर्मल किधर लगेगा। तो भैया इसका नॉर्मल देखो ऊपर लगेगा, एन ऊपर, ठीक है, और नीचे इसका क्या लग रहा होगा, एम जी, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। और इस एम जी की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी बताओ, 10 × 5 कितनी आ गई, 50 न्यूटन। समझ में आ गया। और यही जो एम जी है, अगर तुम्हारा इन दोनों को बराबर करो तो यही जो एम जी है इसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल के। तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू तुमको पता चल गई 50, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी पता चल गई, 50।
अब तुमको नॉर्मल की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है, तुमको क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन। तो आओ सबसे पहली चीज फाइंड करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या फाइंड करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस कितना है तुम्हारा 0.3, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 50 से, ठीक है। चलो अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ रहेगा 15 न्यूटन, समझ में आ गई बात। तो तुम्हारा कितना आ गया, 15 न्यूटन, ये तुम्हारा पहला हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, सेकंड। ये जो सेकंड मैंने क्वेश्चन करवाया, क्या तुमको फाइंड करना है, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या फाइंड करना है तुमको, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरीके से फाइंड होता है, उसको भी तो फाइंड कर लोगे। अब जैसे मैंने ये फाइंड करके बताया, हाँ 15। अब देखो जैसे मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करके बताया, तुम काइनेटिक बताओ 10, ठीक है। चलो 10 ओके। अब आओ इसको देख लेते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखो जब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, म्यू के इंटू एन। अब देखो यहाँ पे म्यू के इंटू एन हो गया, तो एन की जब बात यहाँ पे करोगे, जैसे इसको सॉल्व करोगे, तो एन कितना है तुम्हारा 50 और म्यू के कितना है तुम्हारा 0.2। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0.2 इंटू 50, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 10 न्यूटन। समझ में आ गया। तो सबका यही आंसर आया, जिसका जिसका आंसर आया सबका ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इतनी चीजें समझ में आई, आगे बढ़े, चलो। आगे बढ़े, चलो। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं तुम लोग को करवाना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन भी कह लो और कंसेप्ट भी कह लो, दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन और एज अ कंसेप्ट, ठीक है। चलो इसको तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब चलो, अब मैं कह रहा हूं कि इन तीनों में बताओ क्या रिलेशन होगा, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्टैटिक ज्यादा होगा, कि काइनेटिक ज्यादा होगा, कि रोलिंग ज्यादा होगा, कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा और कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम होगा। यानी कि इन तीनों में रिलेशन फाइंड करके बताओ, इस तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो पहले मैं रिलेशन एक ये लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 लिख रहा हूं, ठीक है, स्टैटिक ग्रेटर देन काइनेटिक ग्रेटर देन रोलिंग। सेकंड ऑप्शन ये लिख रहा हूं, जो स्टैटिक होगा लेस देन काइनेटिक और लेस देन रोलिंग। थर्ड ऑप्शन में ये लिख रहा हूँ कि जो तुम्हारा स्टैटिक है वो ग्रेटर तो काइनेटिक से होगा, लेकिन ये क्या होगा, लेस देन तुम्हारा रोलिंग। चौथा में लिख रहा हूँ कि ये जो स्टैटिक है, ठीक है, ग्रेटर होगा, और ये जो काइनेटिक है, ठीक है, सॉरी, ये जो स्टैटिक है ये तुम्हारा लेस होगा काइनेटिक से, और ये ग्रेटर होगा रोलिंग। तो बताओ इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फट से इसका आंसर दो। एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, के फॉर काइनेटिक, एंड आर फॉर रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। चलो ये बताओ अब इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन, कौन सा गलत होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। ए, आंसर नंबर ए, ठीक है। काइनेटिक स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा, काइनेटिक उससे कम, रोलिंग उससे भी कम, ठीक है। चलो अब ये बताते हैं कि जेके ने तुम्हारा आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। जेके ने आंसर क्या दिया है ये, और ये जिस जिस बच्चे का भी आंसर है ये सबका सही है। तो अब आप समझाते हैं कि ये सही क्यों है, ठीक है, ये सही क्यों है और इसका मतलब इसमें क्या इसका कंसेप्ट है। तो देखो बात कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने क्या बताया था कि इसमें कोई मोशन नहीं होगा, क्या होगा, नो मोशन, ठीक है, नो मोशन। अब भैया जब मोशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा सबसे ज्यादा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, सबसे ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं काइनेटिक की। अब देखो ये जो काइनेटिक और जो तुम्हारा रोलिंग है, इन दोनों में क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। काइनेटिक और रोलिंग में तुम्हारा दोनों में क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। अच्छा काइनेटिक में कैसा मोशन होता है, ठीक है, तो मैं तुमको यहां से इसको ऐसे समझाना चाहता हूं कि काइनेटिक में कैसा मोशन होता है, रोलिंग में कैसा मोशन होता है। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि ये वाला, ठीक है, यानी कि ये वाला जो तुम्हारा था, और तुम्हारा ये रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये देखो ये रोलिंग फ्रिक्शन, ये दोनों ही क्या है तुम्हारे मूव कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी तुम्हारा मोशन है और इसमें भी मोशन है, ठीक है। बट तुम एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, ये जो तुम्हारा स्लाइड कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जब इस पे स्लाइड कर रहा है तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया देखो कितना ज्यादा है। ये जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है इसका देखो कॉन्टैक्ट एरिया
कितना ज्यादा है। तो जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा। और जब यही चीज रोल कर रही है, जब यही चीज रोल कर रही है, तो इसका देखो कॉन्टैक्ट एरिया कितना छोटा सा है, यानी कि एक पॉइंट के बराबर। तो कॉन्टैक्ट एरिया इसका बहुत छोटा है और इसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज्यादा है। तो कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया कम। इसी वजह से जो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। समझ में आ गई? तो वही चीज यहाँ पे बोला गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्टैक्ट एरिया तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा तुम्हारा, कम होगा। ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ही एक पॉइंट के बराबर होगा और इसका कॉन्टैक्ट एरिया काफी अच्छा खासा होगा। ठीक है, इसीलिए जो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, ये जो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है। और जो तुम्हारा रिलेशन आता है निकल के, ये आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एनडीए का पीवाईक्यू था। ठीक है, ये पीवाईक्यू कब का था मैं बता देता हूँ, 21 अप्रैल 2024 का। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का था, 21 अप्रैल 2024 का, 20 अप्रैल, ठीक है, 2024 का। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? हो गया? किसी को समझाने की जरूरत है? बताओ, जेके, एनीवन, किसी को समझाने की जरूरत है? चलो, तो एक यार देखो, अब फ्रिक्शन से जितने भी तुम्हारे मेजर मेजर कंसेप्ट थे, जितने भी फ्रिक्शन से मेजर मेजर कंसेप्ट थे, कि तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होगा, रोलिंग क्या होगा, ठीक है, तुम्हारा काइनेटिक क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है, जितने भी तरीके के कंसेप्ट थे, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारे न्यूमेरिकल बन सकते थे, जिस जिस तरीके से भी फॉर्मूले पे आ सकते थे, तुम वैल्यू कैसे पहचानोगे, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो फिर मुझे बता दे कि सर ये चीज ना समझ में आया, मैं उसको समझा दूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा कंसेप्ट है एंगल। ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब आओ उसको हम लोग समझ लेते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है, जिसको इसको थ्योरी के साथ गो थ्रू करना है वो थ्योरी के साथ पढ़ ले, बाकी यहाँ पे मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, चलो, यहाँ पे क्या है कि जब भी ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, तुम इस पे क्या कर रहे हो कि एक फोर्स लगा रहे हो इस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे देखो एक रिजल्टेंट फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के एक तरफ से खींच रहे हो। यानी कि मान लो जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मैं उसको ऐसे पकड़ के खींचूं, ठीक है, इस वाली पिक्चर में देखो तुम ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, देखो फ्रिक्शन ऐसा टॉपिक है कि अगर उसको पिक्चर से समझाओ तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर पिक्चर से ना समझाओ तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो, इसमें देखो ये बच्चा इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। कभी कभी देखोगे हम लोग कार ऐसे खेलते थे, तो गांव में ऐसे एक डिब्बा बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे, आओ मैं तुमको यहीं पे समझाता हूँ। देखो, कभी कभी हम लोग क्या करते थे कि एक ऐसे डिब्बा बना लेते थे और उसको धागे से बांध के इधर इसको खींचते, तो इसका मोशन किधर होता था, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मोशन किधर होता था, इधर, यानी कि इधर हम फोर्स लगाते थे, इधर क्या होता था, मोशन। अच्छा देखो, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है, फ्रिक्शन। तो इधर क्या काम कर रहा है, इसका फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है, ठीक है, ये देखो एक नॉर्मल हो गया तुम्हारा, फिर एक दूसरा जो फोर्स हो गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है, उसका एंगल जब तुम नॉर्मल से लोगे, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल होता है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच वाला जो एंगल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये कभी कभी एग्जाम में निकालने के लिए आ जाता है, तो इसके लिए बस एक ये फॉर्मूला याद रखना कि जो तुम्हारा टेन थीटा होता है, यानी कि जो इसका एंगल होता है, ठीक है, यानी कि ये जो थीटा होता है, ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा टेन इनवर्स। ठीक है, ये क्या होता है, टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, कि ये जो तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू होता है वो टेन थीटा होता है। अगर थीटा निकालना रहेगा तो यहाँ से क्या कर दोगे, टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था, बस इसको ऐसे ध्यान रखो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या रहा है, एंगल वही है यार। ठीक है, जो अभी मैंने तुमको समझाया। ठीक है, अच्छा हाँ, देखो ये एक कभी कभी इस तरीके से आ जाता है, ये एक कंसेप्ट है, बहुत ही जरूरी आ जाता है। ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज। जब भी ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज। ठीक है, तो कभी तुमसे ये आ जाता है कि एक वेज है, उस पर अगर हम एक बॉक्स रख दे रहे हैं, ठीक है, इस वेज पे अगर हमें ये एक बॉक्स रख दे रहे हैं, तो बताओ इस वेज का एंगल क्या होगा। ठीक है,
और तुमको सब कुछ दे दिया जाता है, ग्रेविटी दे दी जाती है, सब कुछ दे दिया जाता है, तो फिर तुमसे पूछ लिया जाता है ये जो वेज है इसका ये एंगल क्या होगा, यानी कि ये थीटा तुम्हारा क्या होगा। तो जब भी तुमको इस तरीके से दिया जाए और ये थीटा निकालने की बात कर दी जाए तो तुम्हारा ये जो म्यू एस होता है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यही किसके बराबर हो जाता है तुम्हारा थीटा के इक्वल। यानी कि अगर वेज का थीटा निकालने की बात की जाए तो ये कर देना म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ वेज, ठीक है, एंगल ऑफ वेज, एंगल ऑफ वेज। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो यहाँ पे अब तुम्हारा पूरा का पूरा फ्रिक्शन खत्म होता है। अच्छा देखो इसका एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन होता है कि क्यों इस तरीके से होता है, ये जो थीटा होता है क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो जब भी तुम अगर इसका डेरिवेशन की बात की जाए, ठीक है, अगर मैं किसी को डेरिवेशन जाना है तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा ये नॉर्मल फोर्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉस एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस इसके अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा इधर पीछे लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको किसके इक्वल कर दोगे, यहाँ पे ऐसे इक्वल करोगे, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल को किसके इक्वल करोगे, mg। फिर उसके बाद जब दोनों रिएक्शन दोनों इक्वेशंस को तुम डिवाइड करते हो तो वहां पे तुम्हारा ये निकल के आता है म्यू एस बराबर एन tan थीटा। समझ में आ गई बात, और ये जो थीटा है यही तुम्हारा किसका है, वेज का, ठीक है। चलो तो यहाँ इतनी चीजें समझ में आई फ्रिक्शन से, बताओ। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद अब फ्रिक्शन में कुछ नहीं बचता है तुम्हारे सिलेबस में। तो मैंने बोला था ना ये कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 40-50 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। अब इससे देखो इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, इससे तुम्हारे एनएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जब भी इससे क्वेश्चन आते हैं भैया तो एनएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि अगर कहीं पे कोई पुल्ली खिसक रही है, कुछ भी हो रहा है तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्रिक्शन का जैसे मैंने ये करवाया कि इसके सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाले क्वेश्चंस करवाए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखो ये सेपरेट क्वेश्चन फ्रिक्शन क्या जाते हैं, ये तुम्हारा देखो यहाँ पे भी इस तरीके से। तो थ्योरी से भी सेपरेट क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल से भी आते हैं, और इसके क्वेश्चन तुम्हारे एनएलएम से रिलेट करके भी आते हैं, ठीक है। तो जब एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एक लास्ट समय में जब ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, लगभग जब जो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी उसमें मुझे लगेगा कि हाँ इस बच्चों को क्वेश्चन देना चाहिए प्रैक्टिस करवाने के लिए, या फिर अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट कर देना कि सर इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवा दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज को इतना ही रखते हैं, आज हमारा फ्रिक्शन टॉपिक एक और टॉपिक खत्म हो गया। कहीं पे भी किसी भी तरीके की कैसी भी समस्या तो आप लोग बता दो, उसको अभी मैं कमेंट देख रहा हूँ, जस्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो तो आज हमारा ये फ्रिक्शन खत्म होते हुए यहाँ पे जिसकी समाप्ति, ठीक है, तो एक दिन में खत्म। चलो कोई भी दिक्कत, कुछ भी दिक्कत फ्रिक्शन में कोई भी बताओ, सर कोई दिक्कत है कुछ भी है बताओ। और इसको भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके का फोर्स है, तो ये कैसा फोर्स है तुम्हारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का तुम्हारा क्वेश्चन ही है बाबू, ठीक है, इसको याद रखना, ये भी एक तरीके का तुम्हारा कैसा है, क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो अगर किसी को नोट्स चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। चलो तो आज खत्म, आज की सेवा समाप्त, ठीक है। इसके बाद आप लोग की दूसरी क्लास चलेगी, इंग्लिश की क्लास। अगर कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो तो कमेंट कर दो, जेके कोई दिक्कत कहीं पे कोई परेशानी, बाकी के लोग जितने लोग ऑनलाइन हैं बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी, सब सही है, पूरा चैप्टर समझ में आया अच्छे से। चलिए तो खत्म करते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नया सेशन लेकर आएंगे, नई चैप्टर्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, और इसी क्लास में आप आगे बने रहिए, आपकी यहीं पे नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। चलो। लिमिटिंग फ्रिक्शन में दिक्कत है, ओके ओके, तो देखो यहाँ पे मैं तुमको समझा दे रहा हूँ जेके। देखो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ से तुम समझ लो। देखो यहाँ पे जब तुम आओगे, मैंने क्या बताया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खिसका रहा हूँ, ठीक है, इसमें देखो पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट को खिसका रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा था इसको मैं खिसका रहा था 4 न्यूटन का फोर्स लगा के, ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं खिसक रहा था। जैसे तुम ये समझ लो कि तुम्हारे घर में सोफा है या फिर बेड है, ठीक है, अगर तुम्हारी मम्मी बोलती है कि बेटा इसको जरा खिसका दो,
तो जब तुम उसको खिसकाने जाते हो तो पहले तुम फोर्स लगाते हो, वो नहीं खिसकता है, तुम थोड़ा और फोर्स बढ़ाते हो फिर भी नहीं खिसकता है, फिर तुम एकदम से फोर्स बढ़ाते हो और वो खिसक जाता है। फिर जैसे ही वो खिसकता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है, कम हो जाता है, और तुम आराम से उसको क्या करते हो, खिसका लेते हो। तो वो पॉइंट ऑफ फोर्स जहां पे वो ऑब्जेक्ट खिसक गया, यानी कि पहले तो रुका हुआ था, जब तुम उतना फोर्स बढ़ा दिए उसके थ्रेशोल्ड पे लेकर चले गए कि वो ऑब्जेक्ट खिसक गया, ठीक है, तो वही जो थ्रेशोल्ड फोर्स था, वही जो तुम्हारा पीक फोर्स था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो जैसे यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी तुम देखो, यानी कि ये ग्राफ में, यहाँ पे देखो पहले तो ये ऑब्जेक्ट नहीं खिसक रहा था, फिर उसके बाद तुमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा बढ़ाया, जैसे ही तुमने यहाँ पे फोर्स बढ़ाया, वैसे ही देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने फोर्स बढ़ाया थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, खिसक गया, खिसकने के बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ा धीमे हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इसका फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यही जो मैक्सिमम फोर्स लगाते हो, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो तुम लगाते हो ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत कहीं पे, और किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया लिमिटिंग, क्या अभी भी कोई दिक्कत है भैया, बताइए जल्दी। चलो, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार आप लोग मैं नोट्स ये दे दूंगा, एक बार आप लोग जाके फिर से इसको पढ़ना, ठीक है, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है ये है, तो कल की क्लास में मैं तुम्हारी सारी कंफ्यूजन जितनी भी इसके थ्रू है मैं दूर कर दूंगा। और बाकी आज भाई शनिवार है, ठीक है, वीकेंड है, तो आप लोग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लगाओ, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मंडे को आप लोग आके डाउट क्लियर कर लिया करो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज सेशन यहीं पे खत्म करते हैं।